70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दें तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6-1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है? एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट इन पैटर्न पे चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर ले, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं, बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का टेस्ट सीरीज, बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट इन पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें, अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतना ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई है ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कॉमेंट है, प्लीज वीडियो में कॉमेंट करके बताएं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 73rd क्वेश्चन को देख लेते हैं। डायरेक्ट आपके पंचायती राज की बात कर रहा है कि पंचायती राज जो हैं इनको जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या काम हुआ था। तो भाई देखो, जब बात की जाती है पंचायती राज की, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि पंचायती राज का जो उल्लेख मिलता है ये आपको नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलता है। लेकिन आपके यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज को आपके यहाँ संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका क्या लगेगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर कह रहा है संघीय वित्तीय संबंध किससे संबंधित है। तो भाई एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी, केंद्र राज्य संबंध, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात किया थे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन, इसी के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है वही आपके क्या कहलाते हैं? संघीय वित्तीय संबंध कहलाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर लग जाना है वो क्या लग जाना है? आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाना संभव हुआ, कारण क्या था? बिहार से झारखंड को अलग क्यों किया गया था? ऑप्शन में आपको दे रखा है कि विधानसभा में कानून पारित हुआ था, अध्यादेश को पारित करना पड़ा था, संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए कोई नहीं। ठीक है, तो भाई बिहार से झारखंड को अलग करने के पीछे सबसे मुख्य रीजन जो था वो था संवैधानिक दायित्व को पूरा करना, फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ओबलाइजेशन। इसके लिए आपके बिहार से झारखंड नया राज्य बना था। झारखंड नया राज्य कब बना था? तो आपको पता है 2000 मैंने बताया था। ठीक है, वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? भाई आर्टिकल 331 मैंने बताया था। अनुच्छेद 331 जो है, अनुच्छेद 331 के अधीन ये था कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या कम है, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा में। लेकिन ये वाली व्यवस्था वर्तमान में क्या हो सकती होगी? समाप्त हो गई, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई? सर्वोच्च कार्यकारी कौन है? हमारे भारत में अगर बात की जाए तो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। तो भाई सर्वोच्च कार्यकारी, मैंने अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि भारत की संघ का जो आपकी भारत की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, वो राष्ट्रपति के अधीन की गई है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो किसको बनाया गया? राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च कार्यकारी कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? भाई राष्ट्रपति आपको पता है इनडायरेक्ट आपके इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के लिए किस प्रकार का चुनाव होता है? तो आपको पता है आपके यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के लिए, और इसके लिए कुछ विशेष प्रोसेस भी अपनाई जाती है जिसे बोला जाता है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, या सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। आगे की तरफ देखिएगा, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? इनमें से कौन सा आपके अपर हाउस है? तो राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में अपर हाउस जो होता है वो क्या होता है? विधान परिषद। राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर अपर हाउस और परमानेंट हाउस, ये क्या होती है? विधान परिषद। जबकि लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस कौन सा होता है? तो वो होता है विधानसभा। ये कहाँ की बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। ये तो अभी अभी आप करके आए थे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपने अभी भी किया। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज को आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन से आपके यहाँ पर नगर पालिकाएं जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो भैया अगर मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है तो किसके अंतर्गत उल्लेख है, तो भाग 3 आपके पार्ट 3 के अंतर्गत। इसके अलावा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो भाग के अनुच्छेद 12 से लेकर 35। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपसे कह रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से क्या जोड़ा गया था। एक दे रखा है संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल्स, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया मौलिक कर्तव्य, इसमें आपको याद रखना है एक व्यक्ति का नाम जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी इनकी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से एडॉप्ट करके मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत और आपके संविधान के अनुच्छेद 51 क या 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्य आपके यहाँ शामिल किए गए थे। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भैया क्या है, कानूनी पहल पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है। भाई एक चीज देखिएगा, आर्टिकल 76, ठीक है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक पद का उल्लेख है जिन्हें महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनका काम क्या होता है, तो भारत सरकार को कानूनी सलाह उपलब्ध कराना। यदि इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की लीगल एड चाहिए, किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह चाहिए, तो उनको जो सलाह देने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, है ना। भारत में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी या भारत में आपके विधि के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी इसके बारे में आपको याद रखना है कि महान्यायवादी पद का उल्लेख कहां पर है, तो मैंने बताया आर्टिकल 76। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भाई अगर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके मेंबर्स और उसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति। तो भैया इसके गठन को भी कौन करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति महोदय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उसके अलावा जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट प्रदान करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें है। भाई आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बार बार बढ़ी है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, 7 हुआ करती थी, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या थी, बढ़ती गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को, जजेस की संख्या को बढ़ाना है तो वो संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो याद रखिएगा वो संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है, भारत की संसद को, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो पंचायत नहीं कर सकते। पहला क्या देखा, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, मतलब क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है। दूसरा न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। तीसरा निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और चौथा इनमें से कोई नहीं। भाई एक चीज देखिएगा किसकी बात कर रहा है, शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो पंचायतों के द्वारा किया नहीं जा सकता। तो भैया सिंपल सा याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू ये किसका काम होता है, ये न्यायालय का काम होता है, पंचायतों को कहां से हो गया। तो जो जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस होता है ये आपके पंचायतों के कार्य में, फंक्शन में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है
भाई एक चीज देखो, पंचायती राज का गठन क्यों किया गया था, तो मैंने आपको बताया कि पंचायती राज जो बनाए गए थे, पंचायती राज्यों का जो गठन किया गया था, उनके पीछे मुख्य रीजन जो था वो था शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, उद्देश्य क्या रखा गया था? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब क्या हुआ कि आप ये कह सकते हो कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उन गवर्नमेंट की पॉलिसी को निचले तबके तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज वगैरह बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर रिप्रेजेंट्स की बात की जा रही है कि पंचायती राज इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज जो है ये बताता है कि शासन में लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो है वो बना हुआ है। अगर उद्देश्य पूछे कि पंचायती राज बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण। लेकिन ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसको दिखाता है, ये क्या बताता है? तो ये बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल को, लोगों की भागीदारी को बताता है कि शासन में लोगों की भागीदारी बनी हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है भैया कि लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए जो कैंडिडेट होगा, उस कैंडिडेट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज की बात कर रहा है। तो भैया आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा की या हम बात करते हैं राज्यसभा की, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यों की बात आ जाए तो राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो विधानसभा होती है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज 25 साल, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, जिसके सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी कहते हैं, इसका सदस्य बनने के लिए आयु 30 साल होती है। तो आप इनको ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा, इनके सदस्य बनने के लिए 25 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए और राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज पर गौर कीजिएगा कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक सिद्धांत हमारे यहाँ पर काम करता है जिसको हम लोग आच्छादन का सिद्धांत बोल देते हैं। ठीक है, मतलब अगर राज्य सरकार जो है, राज्य की विधायिका जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, अगर वो कोई कानून बनाती है और अगर वो कानून पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के अगेंस्ट है, उसको वो वायलेट कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो पार्लियामेंट का जो बनाया गया कानून होगा ना, वो राज्य के कानून के ऊपर माना जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का यदि कोई कानून, यदि कोई लॉ ऐसा है जो आपके पार्लियामेंट के लॉ को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में उस कानून का, यानी कि राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है, उसका उतना पार्ट समाप्त माना जाएगा जितना पार्ट संसद के बनाए गए कानून के अगेंस्ट है, या फिर राज्य विधायिका के द्वारा बनाया गया संपूर्ण कानून ही संसद के बनाए गए कानून के विरोध में है, तो आपकी राज्य विधायिका का जो कानून होगा वो पूरी तरह समाप्त माना जाएगा। और ये शक्ति कैसे प्राप्त होती है? आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है वो इस प्रकार की शक्ति आपके केंद्र को प्रदान करता है कि केंद्र का अगर कोई कानून बनाए, राज्य अगर कोई कानून बनाए, तो उनमें से प्राथमिकता किसको दी जाएगी? ठीक है, तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? पार्लियामेंट को दी जाएगी, केंद्र को दी जाएगी। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, 245 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 326 में क्या है? तो इसके अंतर्गत एडल्ट सफरेज है, इसके अंतर्गत एडल्ट सफरेज, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वयस्क मताधिकार का उल्लेख 326 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो भैया आपको याद होगा कि आपके उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, और कैसे सभापति होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब एक्स ऑफिशियो। अब आप कहोगे सर जी एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, पदेन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य ना हो लेकिन फिर भी उसका अध्यक्ष है या फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, तो उसको पदेन बोला जाता है, एक्स ऑफिसियो बोला जाता है।
क्लियर रहेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उसकी क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता, इसीलिए कैसे सभापति हैं, पदेन सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। वाह भाई, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है उस सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, तो याद रखिएगा इस सिस्टम में सबसे ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, संसद है, धर्म है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। मतलब ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो राष्ट्रपति, ना तो संसद, इनमें से कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि सभी को जो कार्य करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना है, संविधान के अधीन करना है। इसीलिए हमारे यहाँ पर सर्वोच्च कौन होगा, तो हमारे यहाँ पर सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि संविधान होगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका निम्नलिखित में से निम्नलिखित के अंतर्गत कार्य करती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव किसके अंतर्गत काम करती है, पूछा रहा है। ऑप्शन में जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बात क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, निम्नलिखित के अंतर्गत कार्य करती है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी, एग्जीक्यूटिव के जो भी फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शंस को करते समय एग्जीक्यूटिव किस चीज को फॉलो करेगी। तो यहां पर याद रखेगा कि भैया ये विधान मंडल के अंतर्गत कार्य करेगी, किसके अंतर्गत, लेजिस्लेचर। केंद्र के मामले में संसद मतलब पार्लियामेंट, राज्य के मामले में स्टेट लेजिस्लेचर। कार्यपालिका जो भी काम करेगी ना वो किसके अंतर्गत करेगी, तो विधानमंडल के। और कार्यपालिका जो भी काम करेगी उसको चेक करने का काम, उसको रीचेक करने का काम, उसको रिव्यू करने का काम कौन करेगा, वो जुडिशरी करेगी। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्य काल का क्या अर्थ है। भाई आपको पता है कि संसद की, पार्लियामेंट की बैठक 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे से 12 बजे तक का जो पहला काल होता है इसको क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन आवर। या इसके लिए क्या शब्द हिंदी का आएगा, प्रश्न काल कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, प्रश्न काल। भैया जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजाते हैं तो 12 बजे से एक नया टाइम शुरू होता है, एक नया सेशन स्टार्ट होता है जिसको जीरो सेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है आपके, जिसको आप लोग शून्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीरो आर कहिए इसे, क्या कहेंगे इसे, इसको हम कहेंगे जीरो आर। क्या कहेंगे इसको, जीरो आर। तो भैया शून्य काल क्या होता है, पहली चीज तो याद रखेगा कि संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय जो नियमावली है, उस संसदीय नियमावली में शून्य काल का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जीरो आर का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जीरो आर को, शून्य काल को आपके यहाँ पर मनाया जाता है, आपके यहाँ पर इसे फॉलो किया जाता है, केवल किसके आधार पर, ट्रेडिशन के आधार पर, परंपरा के आधार पर। परंपरा के आधार पर हमारे यहाँ शून्य काल पहले से चला आ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी हमारे यहाँ 12 बजे से 1 बजे तक का जो काल होता है उसको जीरो आर कहते हैं। ये काल कैसा काल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सत्र के बाद, मतलब क्वेश्चन आर के बाद का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, जीरो आर कहते हैं। जीरो आर में क्या होता है भाई, यहाँ पर प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। फिर भैया 1 बज जाता है ना, फिर उसके बाद का जो समय होता है उसमें संसद की अग्रिम कार्रवाई होती है, मतलब संसद में जो बचे हुए कार्य होते हैं उन सबको पूरा किया जाता है 5 बजे तक। ठीक है, ये 2 काल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। प्रश्न काल 11 से 12 तक का समय, और 12 बजे से जो टाइम स्टार्ट होता है उसको क्या कह देते हैं, शून्य काल कहते हैं, जीरो आर कहते हैं। याद रहेगा, क्लियर है ना सबको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर कह रहा है 42वें संविधान संशोधन से 10 कुछ आचार नियम थे उनको हमारे यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, कुछ 10 ऐसी चीजें थी, 10 आपके कंडक्ट कमांडमेंट थे जिनको हमारे यहाँ पर शामिल किए गए थे। भाई लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मूल कर्तव्यों की। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारे यहाँ पर 10 जो मूल कर्तव्य थे उनको शामिल किया गया था। और यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखना है कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। आपको ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स
बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। क्या कह रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भाई एक चीज देखिएगा, आपको पता है कि अगर हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात करते हैं या अगर मैं राज्य कार्यपालिका की बात करता हूं, तो अभी अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, उसके हेड जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? तो आंसर क्या लगाना है, राज्य का राज्यपाल, ठीक है। राज्य का राज्यपाल जो होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट जो होगा, वो बेसिकली आपके राज्य की सरकार के कार्यपालिका प्रमुख होंगे, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में कौन मदद करता है? आपसे सिंपली ये कहना चाह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को यदि कोई लीगल एड चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो वो कानूनी सलाह कौन प्रदान करेगा? तो भाई एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपको महान्यायवादी वाला कराया था, अटॉर्नी जनरल वाला। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, केंद्रीय सरकार की हम बात करते हैं, संघीय सरकार की हम बात करते हैं, तो संघीय सरकार को यदि किसी प्रकार का लीगल एड, कानूनी सहायता चाहिए होती है, तो उसे कानूनी सहायता देने के लिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब बात आती है राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो यदि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के लीगल एड की आवश्यकता पड़ती है, कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ती है, तो वो महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल के द्वारा प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? एडवोकेट जनरल। भाई एडवोकेट जनरल के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं, है ना। महाधिवक्ता जो होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है, वो राज्य में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सुप्रीम लॉ ऑफिसर होता है राज्य में। कौन? महाधिवक्ता। इसके अलावा महाधिवक्ता कौन बन सकता है, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो हाई कोर्ट का जज बनने का योग्यता रखने वाला कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल जो होगा, गवर्नर जो होगा, वो महाधिवक्ता के रूप में और अपॉइंट कर सकता है। जिस प्रकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कोई टर्म ऑफ ऑफिस नहीं था, इसका भी कोई टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता। ये तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक राज्यपाल चाहे, मतलब ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। क्लियर रहेगा? अच्छा, एक और यहाँ पर मिल गया, ये प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल। ये कौन होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल जो है, ये बेसिकली महान्यायवादी जो होते हैं ना, जो आपके और अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल को मदद करने के लिए, अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए होते हैं कौन? आपके सॉलिसिटर जनरल। क्लियर रहेगा सबके बारे में? चलिए, अच्छा एक और चीज भाई, अभी हमारे पास समय काफी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बीपीएससी का पेपर आने वाला है, और बीपीएससी के पेपर के लिए याद रखिएगा, केवल स्टडी मटेरियल जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप उसके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कोई लगा लेते हैं, अगर आप उसके प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं, तो 100% आपको मदद मिलेगी। और आप ये वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके तहत बनाई गई है ना। भाई एक चीज देखिएगा, ऑप्शन किस हिसाब के हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग का अधिनियम। अरे भैया अभी अभी मैं बता के आया था, आपके संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है, आपके संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, और इसी के अंतर्गत पंचायती राज बनाने की बात की गई है, पंचायतों के गठन की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात की गई है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। एक क्वेश्चन मेरा है आपसे जिसका आपको जवाब देना है, पंचायतों से रिलेटेड, पंचायतों से संबंधित विषयों की संख्या कितनी है? ये कमेंट में बताना है, पंचायतों से संबंधित विषयों की संख्या कितनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। भाई आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं बता देता हूं, बलवंत राय मेहता समिति। भाई 2-4 कमेटी हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पंचायती राज को लेकर, ठीक है, उनके नाम वगैरह आपसे पूछता रहता है। बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक मेहता कमेटी बहुत बार पूछी गई है, जीवी के राव समिति कई बार आई है, सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति, इसका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये 3-4 ऐसी समितियां हैं जो एग्जाम में पूछी आती रहती हैं कि ये किससे संबंधित है।
तो हमारे यहाँ पर जो पंचायतों का वर्तमान स्तर है वो बेसिकली 3 स्तर हैं। हमारे यहाँ 3 स्तरों पर काम करती है पंचायत। सबसे निचला स्तर जो होता है वो गांव के लेवल पर होता है, और गांव के लेवल पर जो लेवल होता है उसे क्या कहते हैं, तो ग्राम पंचायत कहते हैं। उसके ऊपर दूसरा लेवल जो होता है वो खंड स्तर होता है, ब्लॉक लेवल होता है। और ब्लॉक लेवल पर काम करने के लिए जो होते हैं उनको आप क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर का लेवल जो होता है वो जिला लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, और उस पर काम करने वाले के जो काम करने के लिए जिला पंचायत होती हैं या जिला परिषद होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्तर, ग्राम पंचायत ग्राम के लेवल पर, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के लेवल पर, और जिला पंचायत जो होती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। ये जो 3 स्तरों पर काम कर रही है किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कर रही है, तो बलवंत राय मेहता समिति, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके सामने, 73वां संविधान संशोधन इनसे क्या संबंधित है। भाई देखो, गिने चुने क्वेश्चन है, लेकिन बस क्या है, लैंग्वेज बदल बदल कर पूछता है, और छात्र को सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है, जब छात्र लैंग्वेज को ही नहीं पकड़ पाता कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा, किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है जी। इम्पीचमेंट प्रोसेस तो आपके किस अनुच्छेद में आती है, आर्टिकल 61, याद होगा, महाभियोग का उल्लेख। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 324 के तहत किया गया है, तो ये भी नहीं होगा भैया। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, ठीक है, तो जो आरक्षण की व्यवस्था आती है वो किसमें आती है, आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत। जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत आती है, 16(4) के अंतर्गत, शैक्षणिक संस्थाओं की। लेकिन अगर केवल पूछे आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4। ये किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित होगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। भाई देखो, मैंने आपको अभी भी बताया, आपको शुरुआत में 10 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो बढ़कर 11 हो चुकी है, ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चीज देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य है। पहला क्या दे रखा है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये तो भैया अनुच्छेद कौन सा है, ये आपका अनुच्छेद जो है ये आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है ये। तो भैया कम से कम मौलिक कर्तव्य तो नहीं है, क्योंकि 51A में है मौलिक कर्तव्य। दूसरा क्या कह रहा है, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, संरक्षित करना, यही है भैया। ठीक है, मूल कर्तव्य मतलब जो हमें करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, किसको करना चाहिए, जो हमारे हेरिटेज है। ठीक है, हेरिटेज कल्चर है हमारी, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो ये मूल कर्तव्य है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है, याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21A में। इसके अलावा अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त, तो भैया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो अंत किया गया, ये आर्टिकल 17 में किया गया। अनुच्छेद 17 पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में, ऐसे आ जाता है, अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भैया, अगर किसी राजनीतिक दल को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल बनाना है, मतलब नेशनल या रीजनल पार्टी अगर बनाना है, तो वो अधिकार इनमें से किसके पास है, उसको ये दर्जा कौन देगा, संसद देगा, राष्ट्रपति देगा, चुनाव आयोग देगा, सर्वोच्च न्यायालय। अरे भैया सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चुनाव आयोग का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, तो भैया चुनाव आयोग का काम ये होता है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से पूरा कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता देना या रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का ही काम होता है। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक है।
भाई इसके बारे में याद रखिएगा, धन विधेयक के बारे में मैं अभी अभी आपको बताया। अगर आपसे कहे धन विधेयक का उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल 110 में है। दूसरी क्या चीज याद रखनी है आपको कि अनुच्छेद 110 में भैया आपको ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 110 में ये बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, तो लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। इसके अलावा धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित होता है, कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, तो भैया धन विधेयक जो होता है ना, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, प्री कॉन्सेंट से, है ना, केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा तो राज्यसभा के पास पहुंचता है, राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, ठीक है। यानी यहां पर याद रखेगा मनी बिल जो होता है, धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति, ठीक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल और केवल कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, दिमाग में बैठ रही है ना चीजें, अरे बैठेंगी कैसे नहीं, दिमाग थोड़ा थोड़ा सा लगाओगे चीजें बनती जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, लोकसभा दे रखा है, ऑप्शन में आपको राज्यसभा दे रखा है, ऑप्शन में आपको विधानसभा दे रखा है, ऑप्शन में आपको विधान परिषद दे रहा है। तो भैया यहाँ पर देखिएगा कि अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता, मतलब जो होता है वो कैसा होता है, पदेन होता है, कैसा होता है, पदेन होता है, एक्स ऑफिसियो। मैं भैया कुछ समय पहले ही आपको बता के आया था, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो उसकी अध्यक्षता करता है तो उसको क्या कहते हैं, पदेन बोलते हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। विधान परिषद के जो सभापति उपसभापति होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन होता है, वो एक्स ऑफिसियो होता है। और कौन होता है तो आपको पता है, आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो या पदेन सभापति होते हैं। अब गलती नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं। भाई एक चीज देखिएगा, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं फैक्चुअल क्वेश्चन पर आपको बार बार भी एक चीज बोलता हूँ कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं बड़े खतरनाक प्रश्न होते हैं। खतरनाक इसलिए होते हैं कि अगर आपको इनका आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 120 याद रखना है, आर्टिकल 121, ठीक है। अनुच्छेद 120 जो है ये बेसिकली संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है, ठीक है। संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसकी बात करता है अनुच्छेद 120, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर वही है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष जो है वो सदन के किसी मेंबर को अपनी मदर टंग या जो उसकी मातृभाषा है उसमें बोलने की अनुमति दे सकता है। तो वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, इनमें से ऐसा कौन है जो लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं ले सकता। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, या भारत के राष्ट्रपति के सचिव। भाई यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर हम लोकसभा की बैठकों की बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा की अगर हम बैठकों की बात करते हैं तो देखो जो भी व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के साथ जुड़ा होगा, कार्यपालिका के साथ जुड़ा होगा, उसे वहां अनुमति होगी। यहां पर आंसर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। भाई सेक्रेटरी का क्या काम है, आप ही बताओ, सेक्रेटरी का क्या लेन देन है, ठीक है। सेक्रेटरी का कोई लेन देन नहीं है। अगर सेक्रेटरी का कोई लेन देन नहीं है तो इसे लोकसभा की बैठकों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भैया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे, ठीक है। 3 शब्द थे, ठीक है, कौन कौन से, यहां पर आपसे कह रहा है सेकुलर, यहां पर यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे, एक था समाजवादी,
कौन सा था? समाजवादी, जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं। इसी को इसने क्या लिख दिया है? यहाँ सोशल बोल दिया है। ठीक है। दूसरा शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर बोला गया। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वो था अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे। और भैया आपको पता है आपकी प्रस्तावना में प्रियम्बल में अब तक केवल एक बार ही चेंज हुआ है, और ये तीन नए शब्द जोड़े गए थे। ये जो चेंज किया गया था प्रस्तावना में प्रियम्बल में, वो भी केशवानंद भारती मामले के बाद। ठीक है। केशवानंद भारती का मामला 1973 याद होगा आपको, है ना? केशवानंद भारती मामला 1973 जो था, जिसमें सबसे ज्यादा 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी। उसने एक डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है। ये दिया था, और उसके साथ ये कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसी वजह से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि आधारभूत संरचना या फंडामेंटल जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि संविधान की मूल संरचना का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर याद रखिएगा ये तीनों चीजें कब जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और एक दे रखा है आपको 52वां संविधान संशोधन। तो इनमें से जो सही आंसर आपको लगाना है वो क्या लगाना है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा तीन नए शब्द आपके प्रस्तावना प्रियम्बल में जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये 1978 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन, ये और इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता दूं, 1985। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून या फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको आपके यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ठीक है। अनुसूची 10 जो जोड़ी गई थी, अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल कानून जो लागू किया गया था वो 52वें संविधान संशोधन से किया गया। अगला देख लेते हैं भैया, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भाई वर्तमान में तो ये समाप्त हो चुका है, आपको पता है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ये भैया जम्मू कश्मीर राज्य के साथ संबंधित था। किसके साथ? जम्मू कश्मीर। आपको पता है भैया भारत में जब स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त हुई थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था, जिनमें आप हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का नाम पढ़ते हैं। हैदराबाद रियासत जो थी उस पर तो हमने भैया सैन्य कार्यवाही की थी। ठीक है, सेना की कार्यवाही हुई थी, पुलिस कार्यवाही हुई थी, उसके बाद हैदराबाद मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था, रेफरेंडम कराया गया था, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पर जो हमारे यहाँ मिलाया गया था वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। तो जो शर्तें रखी गई थी उस शर्तों में जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी गई थी, और उन विशेष व्यवस्थाओं का जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ किया गया है? आर्टिकल 370 में किया गया। ठीक है, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट भैया। इनमें से मनमोहन सिंह जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री रहे, तो इनके पास इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? कौन सा पद नहीं था? कौन सा इनमें से सही नहीं है? ये भारत के पहले मतलब वित्त मंत्री रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, बिल्कुल रहे थे भाई। आरबीआई के गवर्नर रहे थे, बिल्कुल रहे थे। यूजीसी के अध्यक्ष रहे थे, बिल्कुल रहे थे। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व निदेशक, ये गलत है, ये गलत है भाई। ठीक है, आईएमएफ के पूर्व निदेशक नहीं रहे। आपको एक क्वेश्चन है मेरा जिसका कमेंट आपको बाद में करना है। आईएमएफ जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये कमेंट में बताना आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। आपका कह रहा है कि पदों को उनके क्रम के अनुसार लगाइए। भैया आपको पता है हमारे यहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो पद हैं, विभिन्न संवैधानिक पद हैं, उनके बीच में एक प्रोटोकॉल काम करता है। अब इनके हिसाब से यहाँ पर आपको अरेंज करना है। जैसे देखो, पहले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दे रखे हैं, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त दे रखे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राज्यों के राज्यपाल। ये क्या है? ये चीज गलत है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी ठीक नहीं है। भारत के मुख्य, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। सबसे पहले कौन आएंगे? राज्यों के राज्यपाल, उनके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इनका सही क्रम ये होगा, इनका सही क्रम प्रोटोकॉल के हिसाब से ये लगाया जाएगा।
राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। विशिष्ट केंद्रीय राज्य राजकोषीय संबंधों पर भारतीय राष्ट्रपति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? भाई एक चीज देखिएगा, लैंग्वेज देखो कितनी धाकड़ पूछी है, ठीक है, कितनी धाकड़ लैंग्वेज बनाई है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। अरे कुछ नहीं पूछना चाह रहा, सिंपल सी बात है। किसके बारे में पूछना चाह रहा है भैया? वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछना चाह रहा है। तो आप कहोगे सर जी इतनी खतरनाक लैंग्वेज काहे यूज करनी थी? खतरनाक लैंग्वेज इसलिए यूज करा क्योंकि क्वेश्चन आपसे गलत कराना है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन भैया इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 300, आर्टिकल 280 है ना, 280, अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग जो होता है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं 5 सालों के लिए। आपको यहाँ पे याद रखना है वित्त आयोग का मेन काम क्या होता है। वित्त आयोग का मेन काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब जो राजस्व आ रहा है, वो रेवेन्यू जो आ रहा है, उस रेवेन्यू में से कितना भाग सेंटर के पास जाएगा, कितना भाग स्टेट के पास जाएगा, इसकी सिफारिश करने वाला जो होता है वो कौन होता है? वित्त आयोग। तो यहाँ पर राजकोषीय संबंधों की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वो कौन करेंगे? वित्त आयोग करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? भैया यहाँ तो स्पेशली डेट पूछ ली है, ठीक है, डेट पूछ ली है। 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 2000, दूसरी 9 नवंबर 2000 और तीसरी 15 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को तो आपको पता ही है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को किसका गठन हुआ था? झारखंड राज्य। 15 नवंबर 2000 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है? बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? भाई मैंने बताया यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? विधानसभा की बात कर रहा है, ठीक है। बिहार की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं? 243, ठीक है। बिहार की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार जो है, उसमें सदस्यों की संख्या 243 है, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो अभी बताया था मैंने 40। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नानावती आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भाई एक और इंपॉर्टेंट आयोग, ठीक है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कंफ्यूज मत होइएगा। नानावती आयोग के गठन की, स्थापना की वर्ष पूछ रहा है। सही आंसर क्या याद रखना है? वर्ष 2000, ठीक है। नानावती आयोग जो है इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो ये आपके 2000 ईस्वी में किया गया था। डेट ये याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? नौकरशाही का कार्य क्या है? भाई नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का क्या कार्य है? सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, मंत्रियों की मदद के लिए, या ये सभी? भैया नौकरशाह जो आप आगे सोच रहे हैं, आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, आप किसके लिए काम करोगे? आप सरकार की नीतियों को लागू कराने का काम करोगे? बिल्कुल करोगे। प्रशासन को चलाने का कार्य करोगे? 100% करोगे। मंत्रियों की मदद करने के लिए काम करोगे? बिल्कुल करोगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं कि भैया संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? भारत में सभी न्यायालयों को दी गई है, संसद को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आप लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, है ना। अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो वो उनको दोबारा से लागू कराने के लिए क्या करेगा? तो भैया अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट कहां पहुंच सकते हो? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, ठीक है। और यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हो तो फिर यही अधिकार आपको आर्टिकल 226 में दिया गया है, आर्टिकल 226 में दिया गया है, जिसके तहत व्यक्ति डायरेक्ट उच्च न्यायालय पहुंच सकता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए इनके द्वारा एक आदेश पारित होता है। इस आदेश को क्या कहा जाता है? रिट कहा जाता है। रिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार था। रिटों में आपको याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, हैबियस कॉर्पस। इसके अलावा अधिकार परीक्षा होती है, quo warranto। इसके अलावा परमादेश रिट होती है, मैंडमस। इसके अलावा उत्प्रेषण रिट होती है, सर्ट्यूरेरी। और इसके अलावा प्रतिषेध रिट होती है, प्रोहिबिशन। ये 5 रिट हैं जो इनके द्वारा जारी
की जाती है। होता क्या है वो आगे कभी डिटेल में बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वाह भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन। भाई महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अभी अभी मैंने बताया था, आपके संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग इम्पीचमेंट का उल्लेख मिलता है। महाभियोग क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिसके सिद्ध होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग क्यों लगाया जाता है? तो याद रखिएगा कारण क्या होता है। तो कारण में आपको बताया जाता है संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है, यदि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जिसके द्वारा संविधान का वायलेशन हुआ है, ठीक है, संविधान का वायलेशन हुआ है, तो इसके आधार पर भैया ये वाली प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। अब ये वाली प्रक्रिया जो है इसको कौन लगाएगा? तो भैया आपको याद रखना है, इसमें दोनों सदन शामिल होंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों, ठीक है। इसमें कौन? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होंगे, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा, है ना। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो आपको याद रखना है महाभियोग दोनों सदन यानी कि संसद पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन करंट लिस्ट में? कृषि दे रखा है, शिक्षा दे रखा है, पुलिस दे रखा है, रक्षा दे रखा है। भाई बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा जो है ना, ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन बाद में इसको किसमें शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में। याद रखिएगा, ये पहले राज्य सूची में था, बाद में समवर्ती सूची। कृषि और पुलिस व्यवस्था की बात करें तो ये राज्य सूची में आते हैं। रक्षा की बात करें, डिफेंस की बात करें तो ये संघ सूची यूनियन लिस्ट का भाग है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भैया? किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? ठीक है, अशोक मेहता, इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। तो ये तो भैया अभी इससे पहले क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी अलग थी लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर पंचायतों से संबंधित एक समिति बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। अगर आपकी पंचायतें वर्तमान में 3 स्तरों पर कार्य कर रही हैं तो उसकी सिफारिश करने का जो काम किया था वो किसने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला देख लेते हैं भाई, लोकसभा में राज्यपाल सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो भैया 84वां संविधान संशोधन, ठीक है, 84वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि 2026 तक जो सीटों का अलॉटमेंट है वो उसी प्रकार बना रहेगा जिस प्रकार है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? 2026 में जाकर होगा। बाद में 87वां संविधान संशोधन, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें ये कह दिया गया कि वर्ष 2026 में जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई, ठीक है, राजस्थान के में इसके साथ में क्या पूछा गया है? और शुरू की गई राजस्थान के बाद। तो भैया आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को आपके यहाँ पर राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। दूसरा राज्य जिसके यहाँ पर इसे लागू किया गया था वो क्या था? आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। तो भाई ये वाली चीज आपको याद रखनी है।